26 मई 2014 जब भारत में एक बार फिर सरकार बदलती है और एक चाय वाले के हाथों में भारत को चलाने की कमान सौंपी जाती है। किसी को नहीं पता था कि एक चाय वाला G7 समिट जैसे विश्वव्यापी सम्मेलन में भारत को जगह दिलवाएगा। भारत दुनिया भर में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जाना जाता है, लेकिन अब सवाल यह आता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या मोदी को कोई रिप्लेस कर पाएगा? कौन सा है वो चेहरा? किस पार्टी का है? घर से है या विपक्ष से है? मैं करूंगा आपके लिए इस वीडियो में पूरा विश्लेषण, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ। देखिए, कुछ आंकड़े मैंने उठाए जिसमें मैंने मूड ऑफ द नेशन को समझा। तो मूड ऑफ द नेशन कहता है कि अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा की झोली में 284 सीटें आने का अनुमान है और कांग्रेस को मिल सकती है 191 सीटें। तो भाई, अगर सबसे पहले बात करें मोदी खेमे की, तो यहाँ कई ऐसे चेहरे हैं जो आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। सबको लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का अगला चेहरा उसका होगा, लेकिन जब घर से ही उम्मीदें लगाई जा रही हैं, तो विपक्ष कैसे न कयास लगाए। कर्नाटक इलेक्शन के बाद कांग्रेस के बल में मजबूती आई है। बीजेपी को करारी हार देने के बाद इस पार्टी के लोगों ने साफ ऐलान कर दिया था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कांग्रेस से ही होगा। तो चलिए अब बात विपक्ष के उन चेहरों की कर लेते हैं जिन्हें देश का अगला सत्ताधार कहा जा रहा है। अब किसी भी सरकार को बनाने का काम करता है नेतृत्व, जिससे सपोर्ट की जरूरत होती है एक दूसरे के प्रति। 2019 से लोकसभा इलेक्शन से नजर डालें, हर बार सरकारें इसी मुद्दे पर गिरी हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि सरकार दूसरी किसी पार्टी की बने। असल में मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है देश में होने वाले विकास का, जिसकी बात तो हर दूसरी पार्टी कर रही है, पर आईना शायद बीजेपी सरकार ने ज्यादा दिखाया है। लेकिन मैं अगर इसमें बीजेपी की बढ़त रखकर आपसे बात करूं, तो आपकी नजर में मैं बीजेपी का सपोर्टर कहलाऊंगा। देश को एक ऐसे चेहरे की तलाश हमेशा से रही है दोस्तों, वैसे जो देश के विकास में बच्चा, बूढ़ा और जवान सबको साथ लेकर चलना जानता हो। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें से थोड़ा बहुत काम मोदी सरकार ने भी किया है, पर आज भी देश का नौजवान युवा घर में बैठा और एक अच्छी नौकरी का इंतजार कर रहा है। देश के बच्चे एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। देश की महिलाएं निडर और आजाद जीवन की मांग कर रही हैं और जनता क्राइम मुक्त भारत चाहती है। ये वो बातें हैं जिस पर हम घंटों बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से अप्लाई कैसे करना है, ये ना तो हमारी मौजूदा सरकार को पता है और ना ही बीती सरकारें जानती थी। तो ऐसे में ये सवाल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब जो शख्स भारत को चलाने की कमान संभालेगा, उसका माइंडसेट कैसा होगा, वो विकास को किस तरह से देखता है, कैसे वो देश को आगे लेकर जाएगा, क्या मोदी जी से ज्यादा भारत को दे पाएगा? आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त देश की सबसे पुरानी रूलिंग पार्टी कांग्रेस अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही है। वो भी तब जब राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा चला चुके हैं, गाँव और कस्बों में जाकर किसानों से मिलकर उनका हाल जान रहे हैं, गरीबों के यहाँ जमीन पर उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। पर क्या राहुल ये सब करके देश में अपने नाम की सरकार बना सकते हैं? सवाल यहाँ भी बनता है, क्योंकि यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि खुद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक अच्छे और समझदार अध्यक्ष की तलाश है। यानी यहाँ पर एक बात और साफ होती हुई नजर आती है कि पार्टी के लोगों को भी ये नहीं लगता कि राहुल गांधी देश को चलाने की हालत में है। यही चीज एक पार्टी के अंदर यूनिटी को बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ परोसती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कांग्रेस बाजी नहीं मार सकता। जी हाँ, अगर देश में हुए कुछ कामों को देखा जाए तो जितना काम बीजेपी ने किया है, तो पिछले सालों में कांग्रेस ने भी काम किया है। तो हम या कोई भी पार्टी कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। शायद ये सही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी को 200 सीटों से टक्कर दे सकती है। अगर हम कुछ राज्यों की बात करें तो कांग्रेस अपनी सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अच्छा खासा दबदबा बनाती है। लेकिन यहाँ एक और बात जो परेशान करती है वो ये है कि कांग्रेस अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि बीजेपी को टक्कर दे सके। अब अगर यहाँ बात यूपी और बिहार की जाए तो यहाँ इस पार्टी का संगठन भी नहीं है। और 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के नेतृत्व को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और जरा पिछले आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो समझ में आता है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के हाथ सिर्फ 52 सीटें ही आई थी, पर बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। यहाँ बात अगर टीएमसी के बारे में की जाए तो 4.7% वोट इस पार्टी को मिले थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी और सपा को कम ही वोट लेकर संतुष्ट रहना पड़ा था। तो अब यहाँ जो एक बात साफ समझ में आती है वो ये है कि अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी है तो इसमें गठबंधन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। राहुल गांधी के बाद एक और चेहरा सामने है, वो है द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी नेता शरद पवार। शरद पवार सबसे सीनियर नेता हैं। मोटा मोटी कहा जाए तो पवार साहब वो नेता हैं जिनका राजनीतिक सफर सबसे लंबा रहा है, और ये काफी अनुभवी नेता भी इसलिए कहे जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी शरद पवार को प्रधानमंत्री पद के लिए देखा जा चुका है। और एक बात जो अक्सर शरद के लिए कही या फिर सुनी जाती है वो ये है कि ये हमेशा विपक्ष की एकता की बात करते रहे हैं। अब हम इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं दोस्तों
कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास ज्यादा सीटें होने के बाद भी महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में शरद पवार की रणनीति काफी काम आई है। और ये बात मैं आपसे सिर्फ 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के बेस पर कह रहा हूँ। तो क्या इन सभी बातों को सुनने के बाद आपको भी लगता है कि पवार पीएम पद के लिए सही दावेदार हैं? अब पवार के बाद अगला नाम है टीएमसी नेता ममता बनर्जी का। अब ममता ने लगातार पश्चिम बंगाल में अपना सिक्का चलाया है। ममता के पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टियों के अजयगढ़ को जीता था। ये वो अजयगढ़ है जहां कभी वामदल 35 सालों से सत्ता पर काबिज था। हाँ, अगर ममता बनर्जी की पार्टी की वोट बैंक की बात करें तो 2021 में टीएमसी ने 47% वोट हासिल किए थे, जिसके दम पर पार्टी ने 213 सीटें जीती थी। वहीं यहाँ बीजेपी को सिर्फ 38% और कांग्रेस को सिर्फ 2.5% वोट से संतुष्ट होना पड़ा था। अब भाई बात प्रधानमंत्री बनने की हो रही है तो हम सपा नेता अखिलेश यादव को कैसे भूल सकते हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका अंदाजा आपको मेरी इन बातों से लग जाएगा कि जब बिहार में नई सरकार बनने के बाद जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात कही गई तो अखिलेश यादव ने इस फैसले को कुछ खास तवज्जो नहीं दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री भारत का उत्तर प्रदेश से ही होना चाहिए। अब देखिए, आप में से कोई अगर यादव साहब को सपोर्ट करता है तो बुरा ना मानिएगा, लेकिन उन्होंने जो बात कही उसमें उनका क्षेत्रवाद झलक रहा था। हालांकि अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए 2 बार सामने आ चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं है। तो ऐसे में लोग समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश को पीएम बनता हुआ जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन यूपी में हुए विधानसभा चुनाव और आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार के बाद कार्यकर्ताओं का मोरल काफी डाउन हुआ है और इसी के साथ ही सपा गठबंधन भी पूरी तरह से टूट चुका है। अखिलेश यादव 2012 का चुनाव अपने दम पर लड़कर बहुमत हासिल कर चुके हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 32.1% वोट मिले थे, जिससे खाते में सिर्फ 111 ही सीटें आई थी। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय दलों में अखिलेश यादव ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं, जिन्हें जनता का फुल सपोर्ट है। तो अब आप ये भी समझ रहे होंगे दोस्तों कि अखिलेश ने यूपी से पीएम होना चाहिए वाली बात ऐसे ही नहीं कही। अब जनाब उत्तर प्रदेश घूम ही लिए हैं तो चलिए बिहार में नीतीश बाबू के यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं। अब ये बात तो जग जाहिर है दोस्तों कि जेडीयू नेता नीतीश कुमार बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता है कि नीतीश की पार्टी कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। 8 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार को कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी का सहारा लेना पड़ा है। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति बिहार में लालू प्रसाद यादव के विरोध में रही है। लालू नीतीश से एक कदम आगे निकले क्योंकि लालू 2 बार आरजेडी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बना चुके हैं। 2020 के विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो जेडीयू को 15.4% वोट मिले थे, लेकिन आरजेडी 23, बीजेपी 19.5 और कांग्रेस 9.5% पर सिमट गए थे। तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार को आरजेडी और कांग्रेस का पूरा समर्थन है। हाँ, अब अगर नीतीश को पीएम पद का दावेदार माना जाता है तो वो विपक्षी पार्टी से ओबीसी फेस भी हो सकते हैं और इसका एडवांटेज उन्हें बीजेपी से मिल सकता है, क्योंकि अभी बीजेपी का ओबीसी उम्मीदवार को पूरा सपोर्ट है। अब इस रेस में तेलंगाना के सीएम केसीआर भी खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। क्यों, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, पर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर देश की जनता अपने पीएम से चाहती क्या है। अब केसीआर जी ने 5 सितंबर को एक रैली की जिसमें उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अगर केंद्र में गैर बीजेपी सरकार बनती है तो देश भर के किसानों को बिजली पानी मुफ्त कर दिया जाएगा। लेकिन मेरी समझ में तो लालच की सरकार कई बार बनाई गई है। किसी ने बिजली पानी फ्री की है तो किसी ने महिलाओं को गैस सिलेंडर पर तगड़ी सब्सिडी दे डाली, कुछ ने तो ट्रांसपोर्टेशन में महिलाओं से भाड़ा तक लेना जरूरी नहीं समझा। पर क्या पीएम पद अपनाने के लिए इस तरह के वादे सही हैं? खैर ये बात हुई विपक्ष की। अब जरा कुछ चेहरे पक्ष से ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है बीजेपी से होम मिनिस्टर अमित शाह का, जिन्हें देश की 26% जनता जानती है कि वो पीएम पद की कमान मोटा भाई संभाले। तो इधर कुछ 25% लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में भी नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ 16% लोगों का ये भी मानना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी देश को चलाने की काबिलियत रखते हैं। अभी तो 2024 का लोकसभा इलेक्शन ही बताएगा दोस्तों कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है। बाकी आप हमें कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ध्यान रखें।